अस्सलाम वालेकुम। सियासी तलखी में शिद्दत मज़ीद आ गई है और इसका नतीजा क्या निकलेगा, जैसे कि कुछ पेशीन गोइयाँ करने वाले बता रहे हैं कि सब कुछ लपेट दिया जाएगा। ये सब कुछ लपेट दिया जाएगा इतनी वेग टर्म है कि ये शुरू कहाँ से होता है सब कुछ और ख़त्म कहाँ पे होता है, इसका फ़ैसला तो वक्त ही करेगा। लेकिन इसमें तलखी में इतनी शिद्दत क्यों आई है? ये रिज़र्व सीट्स का फ़ैसला जब 8-5 से सुप्रीम कोर्ट से आया तो ऐसे लग रहा था कि शायद पीटीआई का लहजा अब नरम हो जाएगा और दूसरी तरफ से हुकूमत भी निगोसिएशन शुरू करेगी पीटीआई के साथ और कुछ ऐसा वर्किंग इन्वायरमेंट को एग्जिस्टिंग का माहौल क्रिएट किया जाएगा जिसमें सब मिलजुल कर इस जमहूरियत की गाड़ी को आगे चलाते रहें। लेकिन हुआ क्या? लग रहा है कि ये मामला अभी ठंडे नहीं पड़े। 18 जुलाई को एक जजेस कमेटी की मीटिंग हुई और उसमें इस बात पे फैसला किया जाना था कि जो रिज़र्व सीट्स का फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें बहुत सारे तनाज़ात खड़े हो गए हैं और उसको ख़ास तौर पे जिन जजेस ने उसके हक़ में फ़ैसला दिया है पीटीआई के हक़ में, उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो उनका शायद झुकाव एक सियासी जमात की तरफ है। काजी फाइज़ ईसा साहब उन्होंने जितने भी नई रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई हैं सुप्रीम कोर्ट में, अपने इख्तियारात छोड़े हैं, वो पहले नहीं हो सका, लेकिन टारगेट वो भी हैं। दूसरी तरफ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो भी टारगेट रहे हैं। और कल मरीम नवाज़ ने भी एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने जजों को कहा है कि आप ज़मीर के मुताबिक नहीं, आइन के मुताबिक फ़ैसले किए जाएँ। तो ये जो तनाज़ा खड़ा हुआ है, इसके तनाजुर में हुकूमत जो रिव्यू पिटिशन में गई है उसके लिए उम्मीद ये थी कि एक जजेस की कमेटी फ़ैसला करेगी और रिव्यू पिटिशन बहुत जल्द लगा दी जाएगी। लेकिन जो आज मिनट्स जारी किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उससे ये बात वाज़े हो गई है कि जो अदलिया के अंदर दरार है और जो ग्रोह बंदी जिसकी बातें हो रही हैं वो शायद इतनी सतही बातें नहीं हैं। ग्रोह बंदी वाकई बहुत ज़्यादा है और इसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस को खुद सोचना चाहिए कि अपनी अदलिया के लिए इस तरह की ग्रोह बंदी और इस तरह की बातें होना मुनासिब नहीं है। इससे अदलिया की साख को भी नुकसान पहुंचता है। और उन मिनट्स में ये लिखा गया है कि जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मंसूर अली शाह वो जस्टिस हैं जो कुछ अरसे बाद पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बन जाएंगे और उनके बाद नंबर है जस्टिस मुनीब अख्तर का और सबसे सीनियर ज़ाहिर काजी फाइज़ ईसा हैं। तो ये 3 मेंबर कमेटी है। इस 3 मेंबर कमेटी में से 2 मेंबर ने सीनियर मोस्ट मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब, इसके बावजूद कि इस मुल्क में इस केस पर बहुत बहस हो रही है, अदम इस्तेहकाम आया हुआ है, रिव्यू पिटिशन लगाने से ये कह के इनकार किया गया कि अभी गर्मियों की छुट्टियों पे हम जा रहे हैं, गर्मियों की छुट्टियां ज़रूरी हैं, वहाँ से वापस आएंगे तो फिर हम इस रिव्यू पिटिशन को देखेंगे। और ज़ाहिर है डिटेल्ड जजमेंट तो अभी आई नहीं है, वो आने के बाद उसमें क्या होता है, उस पर काजी फाइज़ ईसा साहब ने भी ये कहा है कि जजेस ने आइन के तहत हल्फ लिया है, ज़रूरी हो तो जजेस की छुट्टियाँ मनसूख भी हो सकती हैं। लेकिन क्या जजेस ये महसूस करते हैं कि उनको अपनी छुट्टियाँ गैर मुल्की दौरे में मनसूख करके कौम को इस मुश्किल में से, इस अजाब में से निकालना चाहिए? लगता नहीं है। तो आज जैसे मैंने अब कहा कि ये एक बहुत बड़ी वजह है सियासी तलखी में शिद्दत का, और जिसका नतीजा ये है कि आज खान साहब ने जेल में केस चल रहे हैं उसके दौरान जो मीडिया से बात की है उसमें उन्होंने कहा है कि मेरी बीवी को कुछ हुआ तो ज़िम्मेदारों को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। बहुत सख्त बयान दिया उन्होंने बन्नू के वाक़े की भी शदीद मजम्मत की है, अली मीन गंडापुर को सख्त बयान की हिदायत की है। और इसके साथ साथ ये है कि अब पीटीआई की मखसूस नशिस्तों पर पार्लियामेंट में कौन आ रहा है, इस पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है कमल शाजिब साहिबा ने, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। और कमल साहब, आपसे मैं बात शुरू करने से पहले सिर्फ एक छोटी सी बात और कर दूं कि आज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का इजलास हुआ जिसके सरबराह महमूद अचकज़ई हैं, पीटीआई उसकी एक मेंबर है। और उस इजलास में मुल्क में फ़ौरी नए इंतखाबात के मुतालबा की करारदाद की मंजूरी दी गई है और एक करारदाद और है कि खान साहब की रिहाई फ़ौरन की जाए। तो कमल साहिबा, बात ये हो रही है कि सियासी तलखी में शिद्दत आ चुकी है और नतीजा ये निकलेगा फैसल वावडा के मुताबिक और कुछ और लोगों के मुताबिक कि सब कुछ लपेट दिया जाएगा। क्या आपकी सियासी जमात को, पीटीआई को इस ख़तरे का एहसास है कि तलखी में शिद्दत आ गई है और उसके नतीजे में निज़ाम लपेटा जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच अबसार साहब, आपने इनवाइट किया।
देखिए, तलखी तो बहुत अरसे से बढ़ रही है, कभी बढ़ती है, कभी थोड़ी सी सबसाइड करती है, लेकिन कमी नहीं आती उसमें। और ये अफसोसनाक है क्योंकि पॉलिटिकल फोर्सेस जिस तरह ऑपरेट कर सकती हैं वो नहीं कर पा रही हैं। इलेक्शंस आप देख लें, आपने इलेक्शन पे बात की, मैं खुद कंटेस्ट करी थी NA 166 से, तो उस दौरान में तो इतना तशद्दुद और इस तरीके से पॉलिटिकल जो कैंडिडेट्स थे उनको रोका गया। वो आपके सामने है, आप माशाल्लाह सहाफ़ी हैं, एक ज़माने से आप चीज़ों को कवर कर रही हैं कि किस तरीके से फस्तायत जो है वो अरूज पर थी। तो उससे तलखियाँ ख़त्म तो नहीं होंगी, बढ़ेंगी ज़ाहिर है। और जब आप इस तरह की मामलात होंगे, इस तरह के बयानात आएंगे, कभी आर्टिकल 6 की बात होती है, कभी कहते हैं जी 9 मई के मद में जो है वो काबीना से रिपोर्ट्स भी जाती हैं, काबीना के अप्रूवल से केसेस बनाए जाते हैं, तो तलखियाँ तो फिर बढ़नी है। अगर पॉलिटिकल फोर्सेस इस किस्म की बात करें, एक तरफ सुनने में आ रहा था APC बुला रहे हैं, दूसरी तरफ केसेस बना रहे हैं, फिर झूठे केसेस में इम्प्लिकेशंस कर देते हैं, अरेस्ट जो है वो अनवारंटेड अरेस्ट हो जाते हैं, बगैर बताए केसेस बन जाते हैं, केस बाद में बनता है, अरेस्ट पहले होता है। तो ये तो तरीक़ेकार ऐसे ही है। और जहां तक आपने अच्छा, आपने आर्टिकल 6 का जिक्र किया, तो सारे मामलात, आपने आर्टिकल 6 का जिक्र किया कि हुकूमत, ज़ाहिर हुकूमत ने बात की है और सोच भी रही है शायद कि इस इशू को पार्लियामेंट में लेके जाए और अपनी इत्तेहादी जमातों से भी बात कर रही है। लेकिन यही बात PTI की तरफ से भी आ रही है कि खान जब बाहर आएगा तो जिस पे आर्टिकल 6 लग सकता है लगाया जाएगा। ये दोनों तरफ से बात हो रही है। और आज जो मैंने बयान की बात की है, उन्होंने कहा मैं किसी को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। ये बयान सियासी जमात के लीडर से, जो पूरी कौम को इकट्ठा लेके जिसको चलना चाहिए, और उन्होंने कुछ दिन पहले ये बात की है कि फतेह मक्का की उन्होंने एग्जाम्पल दी है कि मैं बाहर आके किसी से इंतकाम नहीं लूँगा। आज ये बयान है। तो ये जो हॉट एंड कोल्ड दोनों तरफ से चल रहा है, क्या दोनों तरफ के जहन में सिर्फ ताकत है और अवाम की भलाई या जमहूरी और सियासी रवैयों को मजबूत करने का कोई इरादा नहीं है? अफसार साहब, एक तो आपका शुक्रिया कि आपने इस बात को कबूल भी किया है और इस चीज़ का आपको इदराक है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर इस वक्त सिर्फ इमरान खान है, क्योंकि दूसरी साइड की बात तो मैटर ही नहीं करती। हालांकि वो फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है और जिस तरह के इल्ज़ामात हैं वो लगा रहे हैं। अब आप देखिए कि इद्दत केस के लिए कितना ये गलीज़ और घटिया केस है। और मुझे इंतहाई अफसोस उस वक्त हुआ जब ना कोई सिविल सोसाइटी, ना कोई और जो सो कॉल्ड स्टेक होल्डर्स हैं ख़वातीन के राइट्स की और असम्बलियों में बैठी हुई ख़वातीन, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। ये मामला एक खातून का, एक साबिक़ खातून अव्वल का नहीं था, ये तो पूरे पाकिस्तान की ख़वातीन के लिए एक बहुत बड़ा सोशल इशू क्रिएट किया जा रहा था है। और उसके बाद आप देखिए कि जब उसमें बाइज्जत बरी हो गई और किस तरीके से उनको जो है वो अरेस्ट किया गया। तो एक शख्स को जब आप पॉलिटिकल तौर पे टॉर्चर कर रहे हैं तो वो अपने लिए तो बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन आप बार बार उसके घर की इज्जत पे जब हमले करेंगे तो फिर इसी किस्म के सख्त रिएक्शंस और बयानात आने की तवक्को करनी चाहिए, और वही हो रहा है कि वो आ रहे हैं। लेकिन जहाँ तक फतेह मक्का की बात की, तो वो तो हम खुद भी इस चीज़ से घबराते हैं कि खान साहब जो हैं वो बहुत जनरस हैं और अक्सर मामलात को जो है वो बिल्कुल चीज़ों को साइडलाइन कर देते हैं। लेकिन देखें, मेरी और आप, हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं, मैं जमहूरियत की या डेमोक्रेसी की स्टूडेंट हूँ। एक मिनट दीजिएगा, मैं इस किताब को समझती हूँ जिसको आईन पाकिस्तान कहते हैं कि ये सुप्रीम है। अगर कोई इदारे या कोई लोग इस आइन को तोड़ते हैं तो मेरा नहीं ख्याल है कि मुझे और आपको इस आइन में दर्ज उसकी सज़ा से पीछे हटना चाहिए। लेकिन यह कि अगर आपने पॉलिटिकल मकासद के लिए, क्योंकि जी पार्टीज जो इस वक्त हुकूमत में बैठी हैं वो फॉर्म 47 की बैसाखियों पे चढ़ के बैठी हैं और उनको पता लग गया है कि अवाम में वो जा नहीं सकते, बिजली के बिलों के बाद तो वो शक्ल नहीं दिखा सकते, तो पैर दर पैर सिर्फ घुमा फिरा के उनको एक ही बात समझ आती है, और वो ये है कि जेल में बैठे 1 साल से जिनको बंद किया गया, इमरान खान के ऊपर सिर्फ हमले किए जाएं। तो उसके बाद मुझे बताइएगा कि फिर आर्टिकल 6 की आड़ में आप क्या करने की कोशिश करें। एक सेकंड जी, पॉलिटिकल पार्टी जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है उसको पहले आपने इलेक्शन नहीं लड़ने दिया, उसके बाद कह रही है जी इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं हुई थी, नहीं, फिर वो कह रहे नहीं जी ठीक हुई थी, इलेक्शन कमीशन कह रहा है, और हुकूमत कह रही नहीं हमने तो इस जमात पे ही पाबंदी लगा देनी इसलिए कि हम इसका मैदान में मुकाबला नहीं कर सकते। तो ऐसी मामलात जो है ये पॉलिटिकल फोर्सेस नहीं कियास करती हैं, और अगर पॉलिटिकल फोर्सेस के मुंह से ऐसी बातें करवाई जा रही हैं तो फिर उसका एक ऑर्गेनिक रिएक्शन है जो आ रहा है और वो आएगा। ठीक है,
अच्छा, ऑर्गेनिक रिएक्शन की आपने बात की है, मैं उस पर आपसे सवाल करना चाहता हूँ। एक तो आपने अभी जिक्र किया कि हम घबराते हैं कि खान साहब बहुत जेनरस हैं इस मामले में, तो क्या आप ये समझती हैं कि अगर खान साहब कामयाब हो गए, इक़्तिदार में दोबारा आ गए, तो उन्हें बिल्कुल फ़तह मक्का की मिसाल को फॉलो नहीं करना चाहिए और आते ही अपनी जेनरसिटी साइड पर रख के चढ़ाई कर देनी चाहिए सब पे? नहीं जी, देखिए मैं ये समझती हूँ कि जहाँ आइन और कानून की वायलेशन होती है और जहाँ इंस्टीट्यूशंस लाइंस क्रॉस करते हैं, तो उसको लाइंस को जो है वो डिटर्मिन करना चाहिए। और फ़तह मक्का के मामलात जो हैं वो उसमें इस्लाम की दावत दी गई थी। यहाँ इस्लाम की दावत का मसला नहीं चल रहा है, यहाँ पर आइन और कानून की वायलेशन चल रही है। एक आप मुझे बताइए, अगर पंजाब पुलिस या इस्लामाबाद, तो फिर खान साहब ने मिसाल गलत दी फ़तह मक्का की, औरतों पे नहीं, बिल्कुल मिसाल बहुत अच्छी दी है, लेकिन मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि ठीक है, आप अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को और उनको ज़रूर मौका दें, लेकिन जहाँ पर आइन और कानून की वायलेशन हुई है, जहाँ इदारों को बिल्कुल आपने आइन और कानून की पाबंदी के मुताबिक पाकिस्तान को चलाने, तो उस पर हमें स्ट्रिक्टनेस करनी चाहिए। मैं सजा की बात नहीं कर रही, आप पिटिशनर भी हैं, आप पिटिशनर भी थी रिजर्व सीट्स के केस में। बात सिर्फ सुन लीजिए मेरी इब्सार साहब, मुझे लास्ट बात करने दे। मैं समझती हूँ कि इसकी पाबंदी पे हमें सबको फोकस करना चाहिए और यही हमारा सबसे पहला बतौर पॉलिटिकल जमात, बतौर एक डेमोक्रेट के या एक लेजिस्लेटर के, ये सबका एक ही मकसद होना चाहिए कि पहले आप इसको फॉलो करना सीखें और सिखाएं, आप उसके बाद आपकी मामले होंगे। अगर आपने एक मसवदा बनाया तो इसको फॉलो करना चाहिए स्ट्रिक्टली। आपने जिक्र किया ऑर्गेनिक रिएक्शन का, यही बात हुकूमत भी करती है। कहते हैं राना सनाउल्लाह पे झूठा केस बनाया हेरोइन का, मरीम नवाज को नाजायज़ कैद किया, कैमरे लगवाए उनके, और उनको बाप के सामने दोबारा गिरफ्तार किया गया सिर्फ इसलिए कि खान साहब की इज्जत थी। तो ये जो एक विशेष साइकिल है एक दूसरे के खिलाफ एक्शन का, और फिर उस पर कहना कि हम वापस आके हम भी यही दोहराएंगे, ये विशेष साइकिल आप नहीं मुझे नहीं लग रहा आपकी बातों से कि ये आप अगर आप इक़्तिदार में आ गए तो आप ख़त्म कर पाएंगे। नहीं जी नहीं, आपने गलत अंडरस्टैंड किया। मैं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बात नहीं करी, मैं ऑर्गेनिक रिएक्शन की बात करी। जब आप एक पॉलिटिकल पार्टी पे जिसके 2 करोड़ से ज्यादा जो है वोटर्स हो, उस पर आप पाबंदी लगाने की कोशिश करेंगे तो रिएक्शन। राना सनाउल्लाह के हेरोइन का केस, मरीम नवाज को गिरफ्तारी, कैमरे उनके वो जिन्होंने बैठ के लगाया था, ये ठीक है, वो जिन्होंने लगाया था वो अभी आप देखें, पार्टी जो है ना वो इस वक्त इक़्तिदार में है, मरियम बीबी खुद इक़्तिदार में है। मुझे बताएं जिनके ऊपर वो इल्ज़ामात लगाती थी, नैब की बात करती थी, कुछ और लोगों की बातें करती थी, तो उनसे क्यों नहीं फिर इंक्वायरियां करे? आपके पास हुकूमत है, डिफेंस मिनिस्ट्री है, आपके नीचे है सारे इदारे, आप करें ना इंक्वायरी। आपको तो सारा दिन इमरान खान से अपने बदले की आग और सियासी जो बुग़्ज़ है उससे बाजी नहीं आप आके दे रहे हैं, ना आपसे दिल ठंडा होता है। आपने क्यों नहीं उन लोगों को पूछा जिनके लिए क्यों निकाला? मुझे कहा आप रोना रोते थे। आपने जो गुजरावाला में स्पीचेस जिस शख्स के खिलाफ की थी उसकी इंक्वायरी क्यों नहीं इनिशिएट की है? आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर खड़े होकर उस वक्त के सिटिंग कोर कमांडर के नाम लिए, आज आपने इंक्वायरी क्यों नहीं इनिशिएट की है? तो मामला तो फिर वही है ना कि जब आप इसको नहीं फॉलो करते और बैकडोर से आप आते हैं तो फिर ये मामला तो ऐसे ही चलते हैं। और आपने रिजर्व सीट का पूछ रहे थे, तो तलखी में शिद्दत, ठीक है, तलखी में शिद्दत जो आपने बात इस पे हम कर रहे हैं, तो आपकी बातों से मुझे तलखी तो अभी भी महसूस हो रही है। ये बताइएगा, आप रिजर्व सीट्स का जो आप भी एक पिटिशनर थी और आपने ज़ाहिर है बहुत आपकी अचीवमेंट आपके पॉलिटिकल करियर में कि आपने इतना बड़ा केस किया भी और जीता भी, तो अब उसके बाद उसकी जो लिस्ट बनी है, उस लिस्ट बनाने का कहा गया है, उस लिस्ट में कोई नाम आप शेयर करेंगे जो पहली लिस्ट से उससे मुख्तलिफ नाम होंगे या वही होंगे? देखिए अफसार भाई, एक तो मैं ये बात करूंगी जो तलखी की आप बात करें, जब रोज़ाना पंजाब की पुलिस लोगों के घरों में जाएगी, खवातीन को उठाएंगे, अभी आप देखें सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट अबडक्शंस हो रही हैं, हमारे लोगों को उठा के फिर उनकी तस्वीरों के ऊपर गद्दार लिख के तो चौकों पे लगाएंगे, तो पॉलिटिकल तलखियां इससे कम होती हैं? मुझे खुद बताइएगा आप। तो सोशल मीडिया के लोग जिस तरह लोगों की फैमिलियों पे हमले करते हैं, उनकी तस्वीरें लगाते हैं, उनकी जिंदगियां खतरे में डालते हैं, वो भी तो मुनासिब नहीं है। दर रही, वो बच्चों से 6 महीने मिल नहीं सकी, तो अब मेरे अंदर से तो वो तलखी आराम से ही जाएगी। हालांकि मैंने बड़े हौसले के साथ सारा बर्दाश्त किए जा रहा है। लेकिन कमल साहिबा, लेकिन सियासी लीडरों को दिल तो बड़ा रखना चाहिए ना, आम लोगों से तो बड़ा दिल रखना चाहिए। दिया जाएगा इंशाल्लाह। जो खड़ी रही हैं पार्टी के साथ भी,
और इस नजरिए के साथ भी, और उन्होंने डट के सारी फस्तायत ये नाम कुछ हमें मजलूम है। मैं ये नहीं कह रही आपके सामने मैं क्लियर कर दूं कि सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स की बात सिर्फ नहीं हो रही है, पूरी पार्टी की वो खवातीन जो हमारे साथ खड़ी भी रही, जिन्होंने प्रोटेस्ट में भी पार्टिसिपेट करती रही, जो बेचारी जेलों में भी रही हैं, जिन्होंने केसेस भी भुगते हैं, लेकिन वो इस पार्टी के साथ उन्होंने स्टैंड भी लिया और खान साहब के साथ भी स्टैंड लिया। डॉक्टर शीरी मजारी होंगी उनके लिए इंशाल्लाह। डॉक्टर शीरी मजारी होंगी अनफॉर्चुनेटली इस दफा नहीं है, और जब तक खान साहब जो लोग छोड़ के गए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए थे, उनका मामलात वापस आके सेटल नहीं करेंगे, उस वक्त तक उन लोगों के नामों को कंसिडर नहीं किया जा सकता। मलाइका बुखारी वो सारी एक ही कैटेगरी है जी, वो जब तक खान साहब खुद से नहीं आकर इनको डिसाइड करेंगे उसके बाद। अभी तो फिलहाल वो लोग हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, सनम जावेद का नाम, सनम जावेद का नाम आ रहा है, स्टैंड ले रहे हैं, उन लोगों को मौका दिया जाएगा। सनम जावेद का नाम आ रहा है, फलक जावेद का नाम आ रहा है, आपका नाम आ रहा है, ये है नाम उसमें? जी जी, सनम का नाम मौजूद है, मेरा नाम भी यकीनन होगा, और आलिया हमजा हमारी बहुत बड़ी सुपरस्टार हैं, हमारी एक्स MNA है, हमारी रुबीना जमील साहिबा हैं जो एक्स MNA है और उन्होंने भी जेलें काटी हैं, और डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं जिन्होंने जेल काटी, आयशा भुट्टा साहिबा हैं जिन्होंने जेल भी काटी और जो पार्टी के साथ स्टैंड भी लेते हैं, पुराने हमारी पार्टी के साथ मौजूद हैं। तो इसी जो पार्टी के मेन डाई हार्ट तैयबा राजा पार्टी के साथ, तैयबा राजा भी जेल में रही हैं और अभी भी हैं, उनके नाम है जी जी, उनका नाम भी है, तैयबा राजा ने भी कुर्बानियां दी। खतीजा शाह जी जी, उनका नाम मौजूद है जी, उनका नाम भी मौजूद है। खतीजा शाह का नाम है, मुझसे ना ही पूछे तो अच्छा, अब एक थोड़ा सा सरप्राइज रहने दें जी, खतीजा का नाम भी मौजूद है। अच्छा, चलें, वो उनकी डबल अमेरिकी शहरियत भी है, तो उसका क्या होगा फिर? देखें, वो छोड़ेंगी, अपनी छोड़ने के लिए रेडी हो गई हैं, और उसके लिए फिर अच्छा चलें, अच्छा आगे हम चलते हैं, इस पे जब तलखी की बात करें रह गई। हाँ, सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, आगे चलते हैं। अब इसमें ये बताइएगा कि जो पीपल्स पार्टी के बारे में भी खान साहब ने कहा कि हम उनसे अदम एतमाद पर उनसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे। मुस्लिम लीग नून जा रही है, चली गई है बल्कि मखसूस नशिस्तों के रिव्यू के लिए, बहुत ज़्यादा छुट्टियों के बाद लगेगा। तो इस दौरान ये 2-3 महीने जो हैं ये बड़े अहम हैं। आपकी सियासी स्ट्रेटजी क्या होगी? मसलन अगर आप पार्लियामेंट में आपके मेंबरान वापस आ जाते तो आपकी जमात सबसे बड़ी सियासी जमात, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन जाएगी, तो आप लोग अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे कौमी असम्बली में, या हुकूमत को गिरा कर अपनी हुकूमत लाने की कोशिश करेंगे? आपका एजेंडे में टॉप 3 आइटम्स क्या हैं? देखिए अफसार भाई, मैं पॉलिटिकल पार्टी कमेटी की मेंबर नहीं हूँ, कोर कमेटी की तो मेंबर हूँ, और आज पॉलिटिकल कमेटी की भी मीटिंग हुई, और आपने जिस तरह बताया तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की भी हुई है मीटिंग। सबसे बड़ा हमारा जो मेन एजेंडा है वो ये है कि हमारा जो स्टोलन मैंडेट है, इंक्लूडिंग ये जो हमारी रिजर्व सीट्स थी, इस पे तो मैंने इनिशिएटिव लिया था। अब स्टोलन मैंडेट पे भी हमारी पिटीशन लगी हुई है, जो हमारे फॉर्म 47 और 45 के केसेस हैं, उसके लिए वो हमारा टॉप एजेंडा है। दूसरी बात पीपल्स पार्टी की आपने की, जो ट्राइब्यूनल्स में केसेस जमहूरियत, जी ट्रिब्यूनल के, और 180 दिन गुजर जाने से ऊपर टाइम हो गया और अभी तक वहां से कोई मामला सीधे नहीं होते नजर आते हैं, उनको रोक दिया जाता है। एक बात आपसे यहाँ करना चाहता हूँ। देखें, आप भी खातून हैं और लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस पहली वो खातून हैं, आलिया नीलम, और उनके ख़िलाफ़ PTI ने कितना प्रोपेगेंडा किया, लेकिन आके उन्होंने जो ट्रिब्यूनल्स के जजेस थे और रिटायर्ड पे वही पोजीशन है उनकी जो आप लोग चाहते थे। तो अब इस तरह प्रोपेगेंडा करना बाज़ लोगों के ख़िलाफ़, ख़ास तौर पे अदलिया के उन लोगों के ख़िलाफ़ जो ऐसा कुछ काम कर नहीं रहे, आप नहीं समझती इससे निज़ाम को आप लोग कमज़ोर कर रहे हैं जो पहले ही बहुत कमज़ोर है? देखिए, मैं एक बात क्लियर कर दूं, PTI की जो ये जो सोशल मीडिया का मामलात हैं, इसमें बहुत सारे लोग जो PTI के सपोर्टर्स हैं, लेकिन वो अपने मामलात के, अपने सोशल मीडिया के अकाउंट के खुद जिम्मेदार हैं। उनको कोई मेरी तरफ से या किसी और की तरफ से पार्टी लाइंस नहीं दी जाती हैं। अब आप देखें, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। अब उन्होंने आके जो इकदाम किया है उसकी वजह से उनकी एक कॉन्फिडेंस
या उनकी एक नेकनामी बहाल हुई है, हमने भी उसको अप्रिशिएट किया है। हम वेलकम करते हैं कि आपने इंसाफ का साथ दिया है और एक बेहतर डिसीजन किया है जिसका डर था कि शायद ना हो सकेगा। तो इमेज क्लियर करने के लिए आपके एक्शंस बहुत ज़रूरी होते हैं, और अब जो सोशल मीडिया का टाइम है इसमें कोई किसी को कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं अपने बच्चों को नहीं कह सकती कि आप ये लाइन ना लें, ये लाइन लें। तो आप मुझे बताएं, हम इतने बड़े, जो सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा एक अलग वर्ल्ड है, उसमें हम लोगों को नहीं लाइंस दे सकते। जहां तक आपने पीपल्स पार्टी, में जरूर यहाँ पे कहूंगी, लेकिन हम देखते हैं, पार्टी अपने आप को कहती है कि एक जमहूरी जमात है, लेकिन एक मिनट मुझे जरा बात करने दें। पीपल्स पार्टी ने हमेशा इतनी गंदी मुनाफकत की है कि यानी एक साइड से वो कह रहे हैं कि जी हम पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर वो लगा देंगे, पाबंदी भी लगाएंगे आर्टिकल 6 की भी, और उधर से हुकूमती हलवा खाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, और दूसरी तरफ जाके दूसरा नैरेटिव भी देते हैं। कम से कम इतनी मुनाफकत पीएमएलएन नहीं करती जितनी पीपल्स पार्टी करती है, हर तरफ से पूरे पड़ते हैं। तो आप जो है ना, एटलीस्ट वो तो अपने आप को शो किया करें, आपका ज्यादा डर्टी रोल है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में सारा इनका रोल था और आगे उनको कर देते हैं। वो कम से कम जो लाइन ले रहे होते हैं सामने तो होते हैं ना, इनकी तो खाने के दांत और हैं, दिखाने के और हैं। तो ये अपने आप को सियासी जमात अब कहना बंद कर दें, क्योंकि ये सियासी जमात रह नहीं गए हैं। ये मेरी बात थी जी पीपल्स पार्टी के लिए। ठीक है, आपने गंदी मुनाफकत का कहा तो मैं सोच रहा था कोई अच्छी मुनाफकत भी होती है कि नहीं। तो चले एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस पर मुसलसल सियासी सूरत हाल तब्दील हो रही है, और अभी JUI ने ये अनाउंस किया है कि उनकी PTI से जो बात हुई है, PTI खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ने पे रजामंद है, और उन्होंने JUI ने एक कमेटी बनाई है। मौलाना फजल रहमान साहब ने ये अनाउंसमेंट किया, उन्होंने एक कमेटी बनाई है PTI से मुज़ाकरात के लिए, जिसके सरबराह हैं कामरान मुर्तज़ा साहब, जो सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट भी हैं और सेनेटर भी हैं। हमारे साथ हम उनसे बात करेंगे। कामरान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये जो आप कमेटी के सरबराह बने, पता नहीं इस पर मुबारकबाद देनी चाहिए, इन हालात में ऐसी कमेटी का सरबराह बनना, या आपसे इज़हार हमदर्दी करना चाहिए, लेकिन इस कमेटी का मैंडेट क्या है? देखिए, उनसे सूरत हाल में इकट्ठे चलने का जो भी प्रोग्राम होगा, इकट्ठे चलने का मतलब क्या है? वो ये हरगिज नहीं है कि किसी एक गवर्नमेंट को कपल किया जाए, जैसे कि हाल ही में हुआ। हम एक प्रोग्राम के तहत चलना चाहते हैं, गो के हम नए इलेक्शन चाहते हैं, हम गवर्नमेंट को दाखिल करना चाहते हैं, मगर एक प्रोग्राम भी हमारे पास होना चाहिए, पार्टीज के पास। और जो मेरी जाती राय है, सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ मौलाना साहब, तो वो अब मेहरबानी है उनकी। मुझे मैं तो इस को मुझे पता था कि मुझे कल के लिए बुलवाया, क्या मीटिंग होगी शाम में, फौरी तौर पर पहुंचो। तो अगर आपका मकसद गवर्नमेंट को टॉपल करना नहीं है, तो फिर KP असेंबली। मैं अपनी बात नहीं समझा सकता, मैं फिर दोबारा रिपीट करता हूँ कि सिर्फ गवर्नमेंट को टॉपल करना। अब मैं तो फिर और क्या है? सिर्फ गवर्नमेंट को टॉपल करना, फिर और क्या टॉपल करना है इसके अलावा? हम जो है ना, वो मिलजुल के दस्तूर के मुताबिक जो हम लेके काबिल हो जाए, हम लेके चल पाए, ये हमारा मकसद है। तो आपके ख्याल में KP, हम नहीं चाहते, अगर आप KP असेंबली डिसॉल्व करवा लेते हैं, तो आपके ख्याल में इससे इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत अगले इलेक्शन में रुक जाएगी? देखिए, हमने एक जदोजहद करनी है, नताइज जो अल्लाह पाक के हाथ में होते हैं। तो PTI के साथ, ठीक है, PTI के साथ आपका जो मुज़ाकरात आपने करने हैं, उसमें मैंडेट क्या दिया गया आपको? एक तो यह कि हुकूमत को गिराना है और इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत इंतखाबात में खत्म करना। मुझे अपने मैंडेट का अभी तक जो है, मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि मैं इस वक्त कोयटा में हूँ, और मुझे कोयटा में जो है, ये बल्कि मीडिया से पता चला है कि मुझे जो है ना कन्वीनर बनाया गया है, और मुझे सिर्फ ये जो है पैगाम आया मुफ्ती अब्बास पहुँच जाइए। तो आपके ख्याल में आप इस कमेटी के सरबराह हैं, आप कुछ ऐसा मुस्बत काम कर पाएंगे जो इस मुल्क के लिए, जमहूरियत के लिए, आइन के लिए बेहतरी हो निकले? सुन तो ले, मैं मौलाना साहब से कहा कि मैं कोयटा में हूँ, इस्लामाबाद आऊँगा, मौलाना में उनसे गाइडलाइन लूँगा, और उसके बाद उसी गाइडलाइन पे आगे बढ़ जो है मौलाना ने तय की होंगी PTI के साथ, मुझे मेरे मन में आ जाएगी, बाकी उनके साथ बैठेंगे, जो भी
तो अच्छा, कोशिश करेंगे कि मुल्क और कौम के लिए कोई बेहतर चलना। ठीक है, उसमें एक मुल्क और कौम की बेहतरी की आपने बात की है, तो ये बताइएगा कि जो सियासी तलखी में इतनी शिद्दत आ चुकी है जिसमें ये बातें की जा रही है कि सिस्टम लपेट दिया जाएगा, और तजिया नगार भी कह रहे हैं और कुछ सेनेटर्स भी ये बात कर रहे हैं, तो ये सिस्टम अगर लपेटे जाने की तरफ जा रहा है और उसकी वजह एक सियासी तलखी भी है जो इसमें जैसे मैंने कहा शिद्दत आ गई है, तो आप इसको कुछ कम करेंगे, इस टेम्परेचर को, इस पॉलिटिकल टेम्परेचर को, या आप और पीटीआई मिलकर इसको बढ़ाएंगे? देखिए, ये मेरा मैंडेट शायद इस कमेटी का नहीं होगा। मेरा मैंडेट कमेटी का पीटीआई के साथ आगे बढ़ के मुज़ाकरात करना है, हमारे अपने दरमियान जो है कोई हमारी पैदा करनी है और मुश्तरका तौर पर जदोजहद होंगे उनको आइडेंटिफाई करना। अच्छा, पीटीआई ने जो आपसे मुत्तफिक हुए हैं, जो मौलाना फजल रहमान साहब ने अनाउंस किया है कि वो केपी असम्बली डिज़ोल्व कर देंगे, तो ये आप समझते हैं आपकी एक सियासी फतेह है इस सेंस में कि आपको केपी के इंतखाबात के नताइज पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे, तो आप समझते हैं कि पीटीआई ने आपके इन तहफ़्फ़ुज़ात का पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है? देखिए, मेरा ख्याल है अगर ये बात तय हो गई है तो ये पीटीआई की तरफ से आया है। हम पहले जो हमारी उनके साथ खुद उसका जो है बहुत दफा इजहार कर चुका हूँ, इसको इलेक्शन जो है उसका ऑडिट करवा दीजिए सुबह खबर। ठीक, वो बात आगे नहीं बढ़ रही थी, मगर अब उससे 2 स्टेप आगे बढ़ गई है, तो आगे बढ़ने अच्छी अलामत है। बाकी अगर कोई सिस्टम लपेटने की धमकियां देता है तो उस धमकियों से नहीं करता। ठीक है, बहुत शुक्रिया कामरान साहब हमसे बात करने का। शाहजेब साहब, आपने सुनी होगी कामरान मुर्तज़ा साहब की बात। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि केपी असम्बली डिज़ोल्व कर दी जाएगी, पीटीआई इससे मुत्तफिक हो गई है, तो अगर आप, इसका मतलब है कि आप हुकूमत पे दबाव डालना चाहते हैं नए इंतखाबात का, या आप केपी हुकूमत रख के साथ बेहतर नहीं था आपके लिए? क्योंकि पिछली दफ़ा आपने असम्बली डिज़ोल्व की, पंजाब असम्बली भी की, केपी असम्बली भी की, हुकूमतें छोड़ दी, उसके बाद से आपके लिए सियासी और इंतज़ामी मुश्किलात बढ़ गई, तो आप फिर उसी रास्ते पे दोबारा चलना चाह रहे हैं? अबसार भाई, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बातचीत हुई है, और अगर हुई है तो मेरे इल्म में नहीं है, क्योंकि अभी तक मेरे साथ कोई जो मेंबर कोर कमेटी के साथ इस तरह की कोई मामला जो हैं वो अभी शेयर नहीं हुए हैं। तो मुझे नहीं मालूम आपके पास जो ज़राए हैं उन्होंने कहाँ से खबर दी है, मैं पहले कंफर्म करूँगी फिर इस पर कमेंट कर सकती हूँ। और जो मेरी मौलाना फजल रहमान साहब ने ये कहा है और कामरान मुर्तज़ा ने कंफर्म किया है। जी, मेरी साइड से जो लोग हैं पार्टी के, अगर वो जब तक कंफर्म नहीं करेंगे तो मैं इस पर कोई बात नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी नज़र में आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि जब पंजाब की असम्बली डिज़ोल्व की और केपी की असम्बली डिज़ोल्व की तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान रिफ्यूज़ड के उन्होंने नए इलेक्शंस कराने, और वो आपने देखा है कि उसको वहाँ पर जो है वो किस तरीके से हुकूमतें बना के और कितना अरसे तक उसको आगे ड्रैग किया गया, निगरान हुकूमतों को कितना आगे ले जाया गया, और वो भी वायलेशन थी कॉन्स्टिट्यूशन की। 14 मई को इलेक्शन होना था पंजाब का, और इसी तरह कुछ महीने का एक गैप दे के और केपी में होना था, लेकिन उनको एक गैर ज़रूरी तौर पे एक अलग से मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन के तहत वहाँ पर निगरान सेटअप को बहुत अरसे तक ले जाया गया, और ना सिर्फ वहाँ ले जाया गया बल्कि मरकज में भी ले जाया गया। तो मैं नहीं समझती कि इस तरह के मामला हैं। और जहाँ तक ये कह रहे थे कि हमने इलेक्शंस फ्री एंड फेयर कराने, तो मेरा यहाँ पर मैं आपको बता दूं क्लियरली, ये जो मौजूदा इलेक्शन कमीशन का सेटअप है जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत उनके 4 मेंबरान हैं, इनकी मौजूदगी में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस तो हो नहीं सकता। और मैं यहाँ डिमांड करती हूँ कि जो हमारे कमिश्नर रावलपिंडी थे उनको सामने लाया जाए और इंक्वायरी कराई जाए कि क्या मामला थे जिस पे उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। और आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके खिलाफ एक एप्लीकेशन भी हलीम आदिल शेख साहब ने दायर कर दी है कि ये इस मौजूदा सेटअप के साथ जो इलेक्शन पे इतनी सारी आपकी होनी चाहिए। आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया। यही बात फवाद चौधरी भी करते हैं कि फवाद चौधरी ये कहते हैं कि मैंने कमिश्नर रावलपिंडी का जब वो मंजर आम पे आए थे, मैंने अपनी पार्टी को कहा कि इस इशू को उठाएं और एहतजाज करें, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो आप और फवाद चौधरी एक पेज पे हैं इस मामले में? नहीं जी, फवाद चौधरी तो आईपीपी के पेज पे, मैं पीटीआई के पेज से आपको बता रही हूँ कि हमने तो इसको उठाया भी है और प्रैक्टिकली इस पे बात भी की है।
और इसके ऊपर उमर अयूब साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, हमारी पार्टी की तरफ से इस पे जोर डिमांड भी हुई, लेकिन वो बेचारे उसके बाद मिसिंग पर्सन बन गए और हुकूमत जवाब देने को ही तैयार नहीं है कि एक इतना सीनियर ब्यूरोक्रेट कमिश्नर रावलपिंडी गायब हो गया मंजर आम से और कोई बंदा उसका जवाब देने को तैयार नहीं है। तो इस पे तो मेरा ख्याल है कि सवाल बनता है और आप जैसे जो जिम्मेदार सहाफ़ी हैं उनको जरूर इस पे सवाल उठाना चाहिए कि किधर है वो, उनको सामने लाया जाए और काजी फाइज ईसा साहब को उस पर इंक्वायरी करवानी चाहिए क्योंकि उनको भी नाम लिया जा रहा था। ठीक, अच्छा ये बताइएगा, वो तो खैर काजी साहब का नाम तो हर कोई लेता है बगैर किसी रीज़न के। मेरा क्वेश्चन ये, ब्रेक पर जाने से पहले, जब हम सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के ज़रिए जो प्रेशर डालती है पीटीआई टारगेट करके लोगों को, उसकी मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। अभी रिसेंटली कुछ सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट जो बहुत अलाइंड हैं पीटीआई के साथ और खान साहब को अपना लीडर और मुर्शद और गुरु और सब कुछ मानते हैं, वो मुसलसल और खुल के ये बात कर रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर जो है वो जो भी गेम कर रहे हैं वो खान के लिए और पीटीआई के हक में नहीं है। क्या आप इससे मुत्तफिक हैं? नहीं जी, मैं इस चीज़ से मुत्तफिक नहीं हूँ और यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि सोशल मीडिया किसी के कंट्रोल में नहीं है और ख़ास तौर पे क्योंकि जब सोशल मीडिया का जो क्लाउड तो जो ऐसे लोग अली अमीन गंडापुर के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उनके ऐसे लोग जो अली अमीन गंडापुर की खलूस पे या कमिटमेंट पे भी शक व शुबात का इजहार कर रहे हैं, आपके ख्याल में वो आपकी पार्टी के खिलाफ काम करें किसी और के कहने पे? नहीं जी, मैं भी ये भी नहीं कहूँगी। देखें, मिसट्रस्ट की एक फिजा कायम हुई है पिछले 1 साल में 1.5 साल में, जब ये नहीं, मैं डिप्लोमेटिक नहीं, मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, बयान बिल जबर के बाद कितने लोग हैं बेचारे जो साइड दूसरी तरफ चले गए हैं। सो अब एक जो बीच में ट्रस्ट का गैप आया और जो ये सोशल मीडिया एक ऐसा पूल है जिसके अंदर लोग अपनी डीपी लगा लेते हैं खान के नाम की भी, पीटीआई की भी, लेकिन हमें नहीं मालूम कि कौन किस तरफ से क्या बात कर रहा है। सो आई थिंक कि जो ग्राउंड रियलिटीज़ हम तो उसके साथ स्टिक करेंगे। मैं अली अमीन मेरे कलीग हैं और हमने बहुत मुश्किल वक्त साथ गुजारा है और जिस तकलीफ से निकल के आए हैं तो मैं तो कभी ये बात नहीं करूंगी। और हाँ, यहाँ पे मैं ये ज़रूर कहूँगी कि हमारी जो चीफ मिनिस्टर पंजाब की हैं वो इस वक्त अदलिया के ऊपर बहुत स्ट्रेट फायरिंग करना शुरू हो गई है, तो उनको अब याद रखना चाहिए कि वो एक बहुत बड़ा तो अदलिया पे तो दोनों तरफ से बहुत स्ट्रेट फायरिंग हो रही है, ये बात आपकी ठीक है। और इस पर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को इस तरह से वो फिर दोबारा फायरिंग करिए जैसे कि वो बाहर बैठ के करती थी, तो वो मैंने कहा ना कमल साहब, ये तो दोनों तरफ से हो रहा है कि जो जी बिल्कुल दुरुस्त है, दोनों तरफ को चाहिए कि इदारों को कमजोर ना करें। और एक और बहुत अहम इशू है जो बांग्लादेश में जो गवर्नमेंट को जिम्मेदारी शो करनी पड़ती है। मोहतरमा जो है वो फॉर्म 47 या 45 जिससे भी बनी है, बट एक चीफ मिनिस्टर का ऑफिस बड़ा ऑफिस है, उसको जी शुक्रिया कमल शाज़ब साहिबा बहुत। और अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद एक बहुत अहम इशू है बांग्लादेश का जिस पर हम बात करेंगे। बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद जो चौथी दफ़ा इक़्तिदार में मुसलसल एक ही रो में उनकी चौथी ये बारी है, लेकिन इसके बावजूद वहाँ के अवाम बल्कि ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट्स हैं, यंग लोग जो हैं वहाँ के, वो भड़क चुके हैं, सड़कों पर हैं, उनके ख़िलाफ़ एहतजाज हो रहा है और उसमें सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं, बहुत सारे ज़ख्मी हैं और पूरे बांग्लादेश में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है कल से। और इसकी वजूहात क्या हैं? एक लीडर के अल्फाज कितने अहम होते हैं। हमने इस प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात की कि हमारे यहाँ तलखी में शिद्दत आती जा रही है, तो तलखी में शिद्दत कैसे आते हैं? लीडर के जो अल्फाज होते हैं किसी भी लीडर के किसी भी मुल्क में, वो बड़े अहम होते हैं। हसीना वाजिद साहिबा ने क्या फरमाया, उन्होंने एक वहाँ पे स्टूडेंट से एहतजाज कर रहे थे कोटा सिस्टम के ख़िलाफ़। कोटा सिस्टम पाकिस्तानियों को पता है कि जॉब जो सरकारी मुलाजमतें हैं पाकिस्तान की तरह वहाँ भी वो बहुत पॉपुलर हैं और हर नौजवान जो ग्रेजुएशन करता है वो सरकारी मुलाजमत के हसूल के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पे एक कोटा सिस्टम है, उसके ख़िलाफ़ लोगों ने एहतजाज किया। तो जब वो एहतजाज कर रहे थे तो रोकिया हॉल है वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी में ढाका की, तो वहाँ तलबा ने नारे लगाए हसीना वाजिद के कहने के बाद, रज़ाकार रज़ाकार। और रज़ाकार क्या है पहले ये आप सुन लें, फिर मैं आपको बताता हूँ रज़ाकार। तो ये जो नारे स्टूडेंट्स लगा रहे हैं ढाका में, रज़ाकार रज़ाकार, ये हसीना वाजिद को चढ़ा रहे हैं। 1971 में बांग्लादेश बन गया मशरक़ी पाकिस्तान से, तो वहाँ पर सरकारी मुलाजमतों में कोटा सिस्टम शुरू किया गया और उसमें यह था कि 56% कोटा था, जिसमें से 1971 की जंग में लड़ने वालों के बच्चों के लिए 30% कोटा रखा गया।
ख़वातीन का कोटा 10% था, मखसूस अजला के लिए रहायशों के लिए कोटा 10% और माजूर अफराद के लिए कोटा 6%। इसमें जो 1971 की जंग में लड़ने वालों के बच्चों के लिए कोटा था, जो बांग्लादेश के लिए मुक्ति बानी के ज़रिए जो लड़ रहे थे, उनके बच्चों के लिए 30% कोटा था सरकारी मुलाजमतों में, जो अब तक चल रहा था, जिसको ख़त्म करने की ये कोशिश हो रही थी, उसके ख़िलाफ़ एहतजाज हो रहा था। तो इस वजह से अब डंडा बरदार सड़कों पे हैं और हसीना वाजिद ने अपनी आवाम को जो ताना दिया है, उसके बाद वहाँ हालात काफ़ी मखदूश हैं। देखते हैं आने वाले दिनों में इस पर किस तरह से हसीना वाजिद काबू पाती हैं। अभी तो उन्होंने ताकत से कुचलने की कोशिश की है और इसमें आयरनी ये है कि फ़ौज का ताना दिया लेकिन ख़ुद फ़ौज तलब करनी पड़ी। तो अमन अमान की सूरत हाल जो है साउथ एशियन कंट्रीज़ में ज़्यादातर यही रही है और ख़ास तौर पे पाकिस्तान बांग्लादेश में, क्योंकि हमारी जमहूरी तारीख़ जो है वो मजबूत नहीं है। लेकिन इंडिया में आप देख लें जमहूरियत है और वहाँ पे इस तरह के मुजाहरे भी होते रहते हैं, वहाँ पे फ़ौज और पुलिस इस्तेमाल भी होती है, लेकिन वहाँ पे उस इंडिया के बारे में किसी किस्म का ना लोकल मीडिया पे इस तरह शोर मचता है, ना इंटरनेशनल मीडिया में, क्योंकि इंडिया की जमहूरियत की एग्ज़ाम्पल दी जाती है। हमारे यहाँ ये जमहूरियत कब मजबूत होगी? ये जो तलखी है सियासत में, ये कम कैसे होगी? हमारे लीडर का मुंह से निकला हुआ एक एक लफ्ज़ किस तरह जलती पे तेल का काम करता है। ये बांग्लादेश से हमने पहले तो कोई सबक नहीं सीखा आज तक। कितने साल हो गए बांग्लादेश को अलग हुए, हमने कोई सबक नहीं सीखा। हमूदुर्रहमान कमीशन रिपोर्ट में भी जो कुछ कहा गया था, हमने उससे भी सबक नहीं सीखा। अभी सीख लें, हमारे लीडरान सीख लें, एहतियात से बात करें, जैसे आज भी हमने बात की है। एक दूसरे को ज़िंदा ना छोड़ने की धमकियाँ दी जा रही हैं, आर्टिकल 6 लगाने की बात की जा रही है। रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी ये है कि अपनी कमिटमेंट आइन के साथ, जमहूरियत के साथ और उससे भी ज़्यादा पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम के साथ। गुड नाइट।